नमस्कार दोस्तों। मैं दीपक शर्मा अंग्रेज आपका स्वागत करता हूं द लीगल चैम्बर में। अब दोस्तों, आज की इस वीडियो के अंदर हम एंसेस्ट्रल प्रॉपर्टी से रिलेटेड साल 2023 की एक बड़ी महत्वपूर्ण जजमेंट आप सभी लोगों के लिए लेकर आए। देखिए दोस्तों, एक बेसिक सा रूल होता है कि पैतृक संपत्ति के अंदर एक हमवारिस का यानी कि एक को पार्टनर का बाय बर्थ अधिकार आ जाता है। ऐसी कंडीशन में ये हम सभी लोग जानते हैं कि अगर किसी का अधिकार किसी पैतृक संपत्ति में बनता है तो उसका अधिकार उससे छीना नहीं जा सकता, यानी कि उसकी जो प्रॉपर्टी है बिना उसकी परमिशन से किसी थर्ड पर्सन को नहीं बेची जा सकती। पर दोस्तों, कई बार ऐसी सिचुएशन देखने को मिलती है जब एक भाई का हिस्सा, एक बहन का हिस्सा, एक बेटे का हिस्सा ना देने के लिए पूरी की पूरी पैतृक संपत्ति को मोर्टेज कर दिया जाता है। मोर्टगेज का मतलब उसको गिरवी रख दिया जाता है। उसके पीछे की इंटेंशन केवल इतनी होती है कि अगर एक कोपार्टनर यानी कि हम वारिस कल को अपना हिस्सा उठकर कोर्ट से क्लेम करेगा तो अपनी मजबूरी दिखाते हुए यह चीज कंसीडर कराई जाएगी कि हमने मजबूरीवश इस संपत्ति को गिरवी रखा था और हम उस अमाउंट को पे नहीं कर पाए, इसीलिए हमारी पूरी की पूरी पैतृक संपत्ति को ऑक्शन कर दिया गया, यानी कि उसकी बोली लगाकर आगे बेच दिया गया। अब दोस्तों, क्या यह चीज लीगली वैलिड है? क्या अगर कोई मेडिकल फैमिली अदर कंडीशन है तो उस पैतृक संपत्ति को मोर्टगेज किया जा सकता है? यह चीज मैं आपको रेलिवेंट जजमेंट के साथ अब आपको क्लियर करूंगा। इसके अलावा एक पैतृक संपत्ति से जुड़े सेल परचेज के कुछ और इंपॉर्टेंट पॉइंट आज की वीडियो में मैं आपको क्लियर करके देने वाला हूं। अब दोस्तों, अगर आपको भी यह डर बना हुआ है कि आपकी पैतृक संपत्ति कहीं आपसे छीन ना ली जाए तो यह वीडियो आप लोगों को देखना बेहद ज्यादा अनिवार्य है, ताकि आप समय रहते ही सतर्कता रखते हुए अपनी उस पैतृक संपत्ति को रिजर्व कर सकें। अब दोस्तों, अगर आप लोगों को हमारी ये वीडियोस अच्छी लगती हैं, आप लोगों को हमारी तरफ से किए गए एफर्ट्स अच्छे लगते हैं, तो मेरा आप लोगों से अनुरोध है वीडियो को आप लाइक जरूर करें और साथ ही साथ अपना वैल्यूएबल कमेंट सेक्शन में जरूर लिखें। तो चलिए दोस्तों, अब आज की इस वीडियो को हम ज्यादा लंबा ना करते हुए आज की इस वीडियो को स्टार्ट करते हैं। अब दोस्तों, सबसे पहले वीडियो की स्टार्टिंग में आप लोगों को एक इंपॉर्टेंट पॉइंट क्लियर कर दिया जाए। देखिए, अगर आप लोगों की कोई भी लीगल समस्या है, आप लोग हमारे थ्रू कंसल्टेशन करना चाहते हैं, तो डिस्क्रिप्शन में आप लोगों को एक नंबर दिया है, उस नंबर पर आप कॉल करके अपनी कॉल बुक कराते हुए डायरेक्टली हमारे थ्रू भी कंसल्टेशन कर सकते हैं। अब देखिए, मोर्टगेज यानी कि संपत्ति को गिरवी रखना। वैसे तो मोर्टगेज कई तरीके की होती है, जैसे कि सिंपल मोर्टगेज हो गया, मोर्टगेज विद कंडीशनल सेल आ गया, इंग्लिश मोर्टगेज हो गया। पर अगर मैं आज की वीडियो में आपको ये सभी प्रकार की मोर्टगेज क्लियर करने बैठूंगा तो ये वीडियो ही 25 से 30 मिनट की हो जाएगी। फिर भी अगर आप चाहते हैं कि किसी सेपरेट वीडियो में इसी टॉपिक को लेकर आऊं कि कितने टाइप की मोर्टगेज होती है, जहां पर आपको यह बेनिफिट हो कि अगर आपको पैसों की रिक्वायरमेंट हो तो आपको अपनी संपत्ति ना बेचनी पड़े, बस आप अपने हिसाब से किसी भी टाइप की मोर्टगेज को चूज करते हुए अपनी संपत्ति को गिरवी रखते। अब दोस्तों, आज हम बात करेंगे एंसेस्ट्रल प्रॉपर्टी के बारे में। देखिए, पैतृक संपत्ति यानी कि वह संपत्ति जो एक इंसान ने खुद नहीं खरीदी बल्कि उसको विरासत के तौर पर चली आ रही है, जैसे कि दादा परदादा से मिली है, अपने पिता से मिली है। ऐसी कंडीशन में वो एंसेस्ट्रल प्रॉपर्टी का दर्जा रखती है। एंसेस्ट्रल प्रॉपर्टी के अंदर रूल क्या होता है दोस्तों? मान लेते हैं एक प्रॉपर्टी आपके दादा ने खरीदी है, दादा के बाद वो आपके पिताजी के पास आई, पिताजी के बाद वो आपके पास आई। ठीक इसी प्रकार से जैसे ही आपका जन्म हुआ, उस एंसेस्ट्रल प्रॉपर्टी में बाय बर्थ आपका एक राइट आ गया, यानी कि एक अधिकार उस संपत्ति के अंदर आ गया और यह अधिकार आपसे छीना नहीं जा सकता। जी हां, चाहे आपके पिताजी हो जो इस संपत्ति के अंदर आपसे पहले राइट रखते हैं, फिर भी अगर उनको कल को उस पैतृक संपत्ति को बेचना पड़ रहा है तो वो केवल अपना हिस्सा ही, एक लिमिटेड शेयर ही बेच सकते हैं। आपका जो हिस्सा उस पैतृक संपत्ति में बना वो उसको बेचने का अधिकार नहीं रखेंगे। अब दोस्तों, इस चीज को एक सिंपल से एग्जांपल से आपको क्लियर करूं। मान लेते हैं एक एंसेस्ट्रल प्रॉपर्टी है जो टोटल 100 स्क्वायर यार्ड की है। अब आपके पिताजी दो भाई हैं, दोनों के बीच 50-50 स्क्वायर यार्ड बट गया। अब आपके पिताजी के आप दो बेटे हैं, यानी कि
अब जब कभी भी आपके पिताजी उस एंसेस्ट्रल प्रॉपर्टी के अपने हिस्से को बेचना चाहेंगे, यानी कि 50 स्क्वायर यार्ड को बेचना चाहेंगे, पहले उनको आपके और आपके ब्रदर के हिस्से को अलग करना पड़ेगा। यानी कि जो 50 स्क्वायर यार्ड हिस्सा है उसके अंदर वो केवल अपना 1/3 हिस्सा ही किसी को आगे दे सकते हैं। कि रीजन, क्योंकि एंसेस्ट्रल प्रॉपर्टी में आप लोगों का बाय बर्थ अधिकार आ गया। अब दोस्तों, कई बार लोगों का क्वेश्चन होता है कि सर आपने हमें इतनी महत्वपूर्ण जानकारी दी पर यह जानकारी हमें थोड़ी सी लेट मिली, हमारी तो एंसेस्ट्रल प्रॉपर्टी कब की बेची जा चुकी है, क्या हम उसे आज भी क्लेम कर सकते हैं? देखिए दोस्तों, अगर आपकी एंसेस्ट्रल प्रॉपर्टी धोखे से बेची गई है तो सेक्शन 17 ऑफ लिमिटेशन एक्ट वहां पर अप्लाई होगा। वहां पर आपको केवल दो चीज दिखानी है कि वहां पर फ्रॉडली तरीके से आपकी पैतृक संपत्ति को आगे बेचा गया है और वो फ्रॉड आपकी नॉलेज में कम आया, और जैसे ही आपकी नॉलेज में वो फ्रॉड आया आपने आते ही तुरंत ये सूट दाखिल कर दिया ताकि अपनी पैतृक संपत्ति आप वापस क्लेम कर सके। दूसरा तरीका, एक लिमिटेशन समय सीमा होती है पैतृक संपत्ति को क्लेम करने के लिए, वो 12 सालों की निर्धारित की गई है। आप उठकर ये नहीं कह सकते हमारे दादा परदादा की पैतृक संपत्ति धोखे से बेची गई है, जी नहीं। अगर आपकी हाल फिलहाल में कोई पैतृक संपत्ति बेची गई है आप उसे जरूर क्लेम कर सकते हैं, किंतु अगर आपके पिताजी ने, आपके दादाजी ने ही एक्शन नहीं लिया तो आज आप उठकर 20, 30, 40 सालों बाद ये चीज क्लेम नहीं कर पाएंगे। इसमें आपको बहुत परफेक्ट ड्राफ्टिंग की रिक्वायरमेंट होगी, तभी जाकर आपका वो क्लेम भी एक्सेप्ट होगा। अब दोस्तों, मैं आपको क्लियर कर दूं कि अगर आपकी एंसेस्ट्रल प्रॉपर्टी पर आपको खतरा नजर आ रहा है तो मात्र एक पार्टीशन सूट आप डाल दें। पार्टीशन सूट के तहत आप अपनी संपत्ति में जितना भी आपका हिस्सा बनता है उसको क्लेम कर दें और वो हिस्सा आपको वहां पर मिल जाएगा। अब मान लेते हैं अगर एंसेस्ट्रल प्रॉपर्टी आपको बेच दी गई है बिना आपका शेयर आपको दिए, तो ऐसी कंडीशन में आपको एक डिक्लेरेशन सूट डालना पड़ेगा। उस सेल डीड को जिसके माध्यम से आपकी पैतृक संपत्ति बेची गई है उसको कैंसिल कराना पड़ेगा, देन आप अपनी प्रॉपर्टी को वापस क्लेम कर पाएंगे। अब दोस्तों, अगर आप सेक्शन 22 ऑफ हिंदू सक्सेशन एक्ट देखते हैं तो वहां पर आपको प्रिफरेंशियल राइट बताए गए हैं। वो राइट क्या होते हैं? मान लेते हैं आपकी कोई संपत्ति है जिसके अंदर आपका अधिकार बनता है। अब क्लास 1 लीगल हियर्स यानी कि क्लास 1 के उत्तराधिकारियों के पास यह अधिकार है कि दूसरा अगर कोई उत्तराधिकारी पैतृक संपत्ति के अंदर अपने हिस्से को बेचना चाहता है तो उसे पहले दूसरे क्लास 1 लीगल हियर्स को ऑफर करना पड़ेगा। अगर वो ऑफर नहीं करता, डायरेक्टली उसे फैमिली के बाहर भेज देता है, तो अदर क्लास 1 के उत्तराधिकारियों के पास यह अधिकार होगा कि वो ये दिखाते हुए कि हमारा यहाँ पर प्रिफरेंशियल राइट बनता है, उस सेल डीड को कैंसिल कराकर प्रॉपर्टी को वापस क्लेम कर सकते हैं। तो एंसेस्ट्रल प्रॉपर्टी के बड़े हार्ड रूल्स होते हैं, तो अगर आपके खिलाफ कोई भी गलत स्टेप लिया गया है एंसेस्ट्रल प्रॉपर्टी को लेते हुए तो आप एंसेस्ट्रल प्रॉपर्टी को अपनी वापस पा सकते हैं। देखिए, अभी तक हमने बात की थी सेल की, अब हम बात करते हैं मोर्टगेज यानी कि गिरवी रखना। कई बार मुझे सिचुएशन ये देखने को मिलती है जब एक व्यक्ति कॉल पे ये बात कहता है कि सर हमारी पैतृक संपत्ति थी, अब हमें हिस्सा देने से तो वो मना नहीं कर सकते थे, तो उन्होंने मजबूरी दिखाते हुए पूरी की पूरी पैतृक संपत्ति को गिरवी रख दिया। अब हमें पता तो था ही कि उनकी नियत ही नहीं हमें संपत्ति देने की, तो उन्होंने उस अमाउंट को रीपे नहीं किया और हमारी पैतृक संपत्ति को आगे बेच दिया गया ऑक्शन करते हुए। अब क्या ये चीज लीगली वैलिड है? अब इस चीज को मैं आपको रेलिवेंट जजमेंट के साथ क्लियर करूंगा, जहां पर यही चीज हुई कि एंसेस्ट्रल प्रॉपर्टी को बिना दूसरे व्यक्ति को हिस्सा दिए मोर्टगेज कर दिया गया और आगे अमाउंट रीपे नहीं किया गया, जिससे अमाउंट को ऑक्शन कर दिया गया। नाउ सबसे पहले केस का टाइटल आप देखिएगा, उसके बाद केस के फैक्ट्स और बैकग्राउंड क्लियर करूंगा, आखिर में ऑनरेबल कर्नाटका हाईकोर्ट ने क्या जजमेंट दी वो पॉइंट भी मैं वहां पर आपको क्लियर करूंगा। अब दोस्तों, डिस्प्ले पर आपको केस टाइटल साफ साफ दिखाई दे रहा होगा, देखिएगा। केस टाइटल है हमारा श्रीमती रुकमती शेरागर वर्सेस श्री के राधा देवेंद्र शेरागर। इसका आरएसए नंबर यानी कि रेगुलर सेकंड अपील नंबर देखिएगा 599 ऑफ 2023 और डेट ऑफ ऑर्डर है 17 अगस्त साल 2023 और ऑनरेबल कर्नाटका हाई कोर्ट की ये जजमेंट है। तो इससे आप समझ पाए होंगे कि बिल्कुल लेटेस्ट ऑर्डर आप लोगों के लिए सर्च करके मैं यहां पर लेकर आया हूं। अब केस के फैक्ट्स और बैकग्राउंड क्लियर करूंगा, बड़ी ध्यान से इस वीडियो को देखिएगा। देखिए दोस्तों, प्रेजेंट केस में एक व्यक्ति है वीरिया शेरागर, जिसको हम यहां पर VA कहकर कंसीडर आपको करेंगे। देखिए, यहां पर इसने अपनी कुछ प्रॉपर्टीज खरीदी थी, जिसके बाद जब इस व्यक्ति का देहांत हुआ तो यहां पर इसके बेटे और बेटियां थी। अब जो इसका बेटा था उसने फैसला किया कि मुझे अपनी सिस्टर की शादी करनी है,
तो मैं यहां पर उस संपत्ति को मोर्टगेज कर देता हूं, यानी कि गिरवी रख देता हूं। देखिएगा, बेटे का नाम है सत्यनारायण शेरागर, तो उसने क्या करा, अपनी बहन की शादी कराने के लिए संपत्ति को गिरवी रख दिया। नाउ जब संपत्ति को गिरवी रखा गया, तो जब उस अमाउंट को वापस पे करने का समय आया, तो जो यहां पर उसका बेटा था सत्यनारायण शेरागर, वो उस अमाउंट को वापस पे नहीं कर पाया। ऐसी कंडीशन में उस मोर्टगेज प्रॉपर्टी को आगे ऑक्शन करते हुए सेल कर दिया गया। नाउ अब यहां पर जो सत्यनारायण शेरागर नाम का व्यक्ति था, उनकी सिस्टर्स ने क्लेम कर दिया। उसका कहना है कि ये तो हमारी एंसेस्ट्रल प्रॉपर्टी है, और एंसेस्ट्रल प्रॉपर्टी के अंदर एक रूल होता है कि सबका बाय बर्थ अधिकार आ जाता है, और ऐसी कंडीशन में हमारा तो उस संपत्ति में अधिकार आ गया और हमें वो अधिकार नहीं दिया गया, और हमारा हिस्सा भी मोर्टगेज करके ऑक्शन कर दिया गया, जो ये चीज वैलिड नहीं मानी जानी चाहिए। नाउ दोस्तों, प्रेजेंट केस में क्या हुआ, ट्रायल कोर्ट ने यहां पर यही फैसला दिया कि प्रेजेंट केस के अंदर बेटे के पास यह एकल अधिकार नहीं था, यानी कि अकेला यह अधिकार नहीं था कि पूरी की पूरी पैतृक संपत्ति को वो मोर्टगेज कर दे। हाँ, वो मोर्टगेज कर सकता है केवल अपने लिमिटेड हिस्से को, चाहे वो पार्टीशन करके करे, फैमिली सेटलमेंट के थ्रू करे, पर जो उसका लिमिटेड हिस्सा उस प्रॉपर्टी में बनता था, केवल उतने हिस्से को ही वो मोर्टगेज कर सकता था। पर अगर वो पूरी की पूरी पैतृक संपत्ति को मोर्टगेज कर रहा है, तो इससे बाकी लोगों के राइट्स का हनन माना जाएगा। ठीक इसी प्रकार से जब ये मैटर आगे अपीलिएट कोर्ट में पहुंचा, तो अपीलिएट कोर्ट ने भी ऑनरेबल ट्रायल कोर्ट से जो हमारे, उनकी फाइंडिंग्स को सटीक ठहराया कि जो बेटा था यहाँ पर विनायन शेरागर का, वो यहाँ पर यह अधिकार नहीं रखता था कि पूरी की पूरी पैतृक संपत्ति को वो गिरवी रख सके। अब देखिए, ये मैटर आगे अब अपील होता हुआ ऑनरेबल हाई कोर्ट के सामने पहुंचता है दोस्तों। तो ऑनरेबल हाई कोर्ट ने भी ट्रायल कोर्ट्स और अपीलिएट कोर्ट की ऑब्जर्वेशन को देखते हुए, उनको एविडेंस कंसीडर करते हुए यही फाइनलाइज किया कि प्रेजेंट केस में ये एक एंसेस्ट्रल प्रॉपर्टी है, और जो मेन व्यक्ति था जिनके थ्रू ये प्रॉपर्टी आगे इनहेरिटेड की गई है, वो कोई बेटे के पक्ष में विल वसीयत तो नहीं बना के गया, और जब बेटे के पक्ष में कोई विल वसीयत नहीं है, तो उसके पास ये अधिकार नहीं है कि वो अकेला पूरी की पूरी पैतृक संपत्ति को मोर्टगेज यानी कि गिरवी रख सके, और अगर गिरवी करके वो अमाउंट आगे वापस रीपे नहीं किया, तो ये सेल, ये प्रकार की मोर्टगेज वहां पर वैलिड नहीं मानी जाएगी, भले वो अपनी सिस्टर की शादी के लिए मोर्टगेज की गई है। अगर उसे मोर्टगेज करना था तो वो अपना लिमिटेड शेयर वहां पर कर सकता था, पूरी की पूरी प्रॉपर्टी मोर्टगेज नहीं की जा सकती, क्योंकि वो एंसेस्ट्रल प्रॉपर्टी है और उसके अंदर सभी कुपासना का इक्वल राइट बनता है दोस्तों। अब दोस्तों, यहां से आपको क्लियर हुआ, चाहे सेल की बात आए, चाहे मोर्टगेज यानी कि गिरवी रखने की बात आए, एंसेस्ट्रल प्रॉपर्टी में जिसका एक लिमिटेड शेयर है, वो उतने शेयर के साथ ही कोई एक्ट कर सकता है, वो दूसरे के शेयर को सेल, गिफ्ट, मोर्टगेज नहीं कर सकता। सेकंड चीज, सबसे इंपॉर्टेंट चीज क्या है, जो मैंने स्टार्टिंग में बताई थी, प्रीफेटेरियन राइट होता है कि अगर एक एंसेस्ट्रल प्रॉपर्टी का मैं अपना हिस्सा बाहर बेचना चाहता हूं, तो पहले अदर क्लास 1 लीगल ईयर्स को भी मुझे उसे ऑफर करना पड़ेगा। ये सारी चीज मैंने आज आपको रेलिवेंट जजमेंट में क्लियर की। वैसे जो ये प्रीफेटेरियन राइट की बात आई, बाबूराम वर्सेस संतोष सिंह, ऑनरेबल सुप्रीम कोर्ट ने यहां पर यही पॉइंट क्लैरिफाई किया भी था, तो वहां से आप इस रेलिवेंट जजमेंट का ऑप्शन लेते हुए अपने केस में इसे यूज कर सकते हैं, अगर आपको इसकी रिक्वायरमेंट है तो दोस्तों। धन्यवाद दोस्तों, उम्मीद करता हूं वीडियो के अंदर मिली जानकारी आप सभी लोगों के लिए बेहद ज्यादा लाभदायक साबित होगी। वीडियो के अंदर अगर मिली जानकारी आप सभी लोगों को अच्छी लगी, तो वीडियो को आप लाइक, शेयर और कमेंट जरूर कीजिएगा। वीडियो से जुड़ा अगर आप लोगों का कोई भी क्वेश्चन है, तो आप कमेंट सेक्शन में मुझे लिख सकते हैं। इसके अलावा अगर आप पर्सनली कंसल्टेशन यानी कि लीगल एडवाइस लेना चाहते हैं, तो डिस्क्रिप्शन में आप लोगों को नंबर दिया है, उस नंबर पर आप कॉल करके अपनी कॉल बुक कराते हुए डायरेक्टली हमारे थ्रू कंसल्टेशन कर सकते हैं। इसके अलावा अगर आप इसी प्रकार की इंफॉर्मेटिव वीडियोस रोजाना पाना चाहते हैं, तो चैनल को सब्सक्राइब करते हुए नोटिफिकेशन बेल आइकन जरूर दबा दें।